नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन मध्य प्रदेश और दूरदर्शन मध्य प्रदेश के सौजन्य से कार्यक्रम नमस्कार एमपी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तपस्या। दर्शक में जब हम बात करते हैं दर्शकों संस्कृत की, तो संस्कृत हमारे संस्कार हैं और हम बात करते हैं उस धरोहर की जिसको बचाना भी हमारा कर्तव्य होता है। एक ऐसे शिक्षक से हम आज मुलाकात करवाने वाले हैं जिन्होंने संस्कृत भाषा को ना सिर्फ भाषा समझा है, उसको संस्कार समझा है, उसको सभ्यता समझा है और उसको बचाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है। तो आइए हम मुलाकात करते हैं आचार्य पूजा महावर से, जो कि शिक्षक और वाइस प्रिंसिपल हैं। मैडम, हम आपका भी स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। धन्यवाद। तो दर्शकों, अब वक्त हो गया है विषय पे चर्चा करने का और मुझे पूरा यकीन है कि आप भी उसका इंतज़ार कर रहे हैं। इसी के साथ में आचार्य पूजा जी से मैं बात करना चाहती हूँ। जब मैंने आपसे पहले बात करी थी तो जिस तरीके से संस्कृत को आपने बचाया, जिस तरीके से आपकी जर्नी रही है, वो हम चाहेंगे कि आप तमाम दर्शकों के साथ में अपनी जर्नी को ज़रूर साझा करें। लेकिन सबसे पहले मैं ये बात करूँगी कि संस्कृत को लेकर आपके मन में जो इतना समर्पण है, वो कहाँ से शुरुआत हुई उस समर्पण की, वो जानना चाहती हूँ। थैंक यू मैम। मैं भी बताना चाहूँगी कि मेरी संस्कृत के लिए जो भी मैंने संघर्ष किया, एक्चुअली मैंने संस्कृत जब लिया था, मेरे गांव में एक छोटा सा गांव था चुरेरा, तो वहाँ पर क्या संस्कृत के शिक्षक नहीं थे, बस एक ही टीचर था, केवल उसी से मैं पढ़ी थी। लेकिन कुछ कारणवश उनको कुछ प्रॉब्लम हो गई और उस प्रॉब्लम के कारण वो मुझे नहीं पढ़ा पा रहे थे। तो मैंने अपने पापा को बोला, पापा मुझे पढ़ना है। तो मेरे पापा, मतलब भाई लोग भी कहते थे कि अरे तुमने फ़ारसी ले रखा है, तुम्हें कौन पढ़ाएगा। लेकिन मैं रोना शुरू कर देती थी, तो मेरे पापा मतलब कोशिश करना शुरू किया। फिर मेरे गाँव में एक गुरुकुल था, मेरे भाई को भेजा वहाँ पे मेरे पापा ने, लेकिन वहाँ भी सब लोग छुट्टी पे गए हुए थे। फिर एग्ज़ाम पास में आने वाले थे, डिस्टेंस एजुकेशन से मैंने घर में ही पढ़ती थी। तो और फिर ट्यूशन तो बहुत मैंने बच्चों को जाते देखा, हर बच्चा ट्यूशन जाता है, हर घर से बच्चा ट्यूशन जाते हैं, लेकिन संस्कृत कोई नहीं पढ़ाता है। ट्यूशन की एक खास बात है। तो ये चीज़ें मैं देखती थी, लेकिन मुझे खुद को नहीं आता था, तो मैं करूँ क्या संस्कृत के लिए। फिर मैंने सोचा मुझे इसी से करना है, जो भी करना है बस। फिर मैंने उस संस्कृत को फिर मैंने स्व अध्ययन किया। प्रभु ने मुझे ऐसी एक लगन दी, मैंने बस उसको मतलब पहले उसे पढ़ा, फिर उसका हिंदी किया, फिर पढ़ा, फिर हिंदी किया। इस तरह से हर शब्द को बढ़ता गया और इस तरह से मैंने संस्कृत का किया। और संस्कृत को करते करते फिर जब 1 साल हो गया था, फिर जब मैंने आगे किया तो बीएड भी मैंने संस्कृत से ही किया। अब जब मैंने आगे जब एमए की बारी आई, तो मैंने कहा एमए साधारण एमए नहीं, प्रभु ने मुझे आचार्य करवाया, वो भी नव्य व्याकरण से। फिर मैंने नव्य व्याकरण से आचार्य की उपाधि ली और आचार्य की उपाधि लेने के बाद में जब कोविड आया, फिर मैंने सोचा अब फिर एक संघर्ष कि संस्कृत, मतलब बच्चे जहाँ देखो वही 9th क्लास में जब बच्चा आते हैं तो हिंदी और संस्कृत में से जब ऑप्शन आते हैं दो, तो सबसे पहले बच्चा संस्कृत को छोड़ता है। बड़े दुख की बात। अब क्योंकि मैंने उस संस्कृत को पढ़ा, क्योंकि संस्कृति जैसा कि सभी जानते हैं, जहाँ संस्कृत है वहाँ संस्कृति है, और जहाँ संस्कृति है वहाँ संस्कार बच्चे में स्वतः ही पैदा हो जाते हैं बिना सिखाए। इस भाषा को अगर व्यवहार में लिया जाए, इस भाषा को मतलब जब बच्चा पढ़ेगा, याद करेगा, एग्ज़ाम देगा, तो यार कोई ना कोई छाप तो उस बच्चे पे ज़रूर पड़ेगी, संस्कारों वाली छाप, जो कि आज बच्चों में देखने में अभाव मिलता है हमको। शिक्षित तो बच्चे बहुत मिलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं संस्कारों का अभाव छूट जाता है, वो हमें संस्कृत देती है। फिर मैंने बच्चों को फिर यूट्यूब का जो प्लेटफॉर्म है, कोरोना पीरियड में मेरी जो प्रिंसिपल मैडम थी, उन्होंने मुझे एक यूट्यूब पे मेरा वीडियो बनवाया। समाज का मेरा सबसे पहले वीडियो था। धीरे धीरे जब वीडियो प्रोग्रेस हुए, फिर मैंने अपने आप ही करके ट्रिक बनाना शुरू किया। ट्रिक बनाया कुछ ऐसा, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो संस्कृत को ध्यान से पढ़ते ही नहीं हैं, मतलब उस पीरियड में इंटरेस्ट ही नहीं लेते। 35 मिनट का पीरियड बच्चों को बहुत बोर लगने लगता है। फिर मैंने उसको ट्रिक के माध्यम से, जैसे कि समास, बच्चों को पता ही नहीं होता, आज भी बच्चे से पूछेंगे तो समास कितने होते हैं, तो अब बच्चा बता नहीं पाता है। फिर हमने उनको बताया कि भाई समास को याद करने के लिए आपको 6 समास याद करने की जरूरत नहीं है बच्चों, केवल अब तक द्वंद्वी, ये 6
अक्षर को याद करना है और एक एक वर्ड बनाना है। अब तक द्वंद्वी, बिल्कुल। आ से होता है अव्ययभाव समास, बा से होता है बहुप्रिय समास, ता से होता है तत्पुरुष समास, और का से होता है क्रमधारय समास, द्व से होता है द्वंद्व समास, और द्यु से होता है द्विगु समास। तो इस तरह की मैंने और भी, जैसे कि संधि की जो ट्रिक बिल्कुल, होती हम है, ट्रिक और जानेंगे जी, आपसे, जी, जी। और इस विषय पे हम लगातार चर्चा करेंगे। और जैसे कि बोल रहे हैं, संस्कृत को भाषा नहीं, उसको संस्कार और संस्कृति समझना चाहिए, और तभी हम उस धरोहर को बचा पाएंगे। इस आचार्य पूजा जी से ये जानना चाहती हूँ कि उनके जीवन के क्या चैलेंजेस रहे हैं, क्योंकि जब भी हम आगे बढ़ते हैं, खासकर अगर मैं महिलाओं की बात करती हूँ, अगर वो आगे बढ़ती हैं तो कहीं ना कहीं रुकावटें आती ही हैं। तो उनकी लाइफ के क्या चैलेंजेस रहे हैं वो भी हम जानना चाहते हैं आचार्य पूजा आपसे। एक्चुअली जो मेरी शिक्षा है, जो मेरी पढ़ाई है, उसके लिए जैसा कि मैंने जब शुरू में, जब मैंने, मेरे पापा थे, जो मेरे पापा टीचर थे और उनका ट्रांसफ़र हुआ था झुरेरा नामक गांव में। हम चारों बहन भाई वहाँ रहते थे अपनी मम्मी पापा के साथ में। तो वहाँ केवल 10वीं तक स्कूल था, जो 10वीं तक की एजुकेशन होने के बाद में फिर मेरे पापा हमको ले आए थे इधर हमारे यहाँ सनपुर नामक गांव में, जहाँ हमारे दादी बाबा रहते थे। वहाँ 12th तक स्कूल था। मतलब समस्याएं इतनी आती गई, बहुत सारी, पढ़ाई में बहुत सारी समस्याएं आई थी। फिर उसके बाद में जब 12th तक पढ़ लिया गया, तो 12th में ही मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। आज मतलब 4 और 5 साल तक मैं बीमार रही थी। जब बीमारी के बाद में जब मैं सही हुई थी, और उस बीमारी में मैम क्या हुआ था, मेरे जो मम्मी पापा हैं उन्होंने तो मेरा साथ दिया, मेरे परिवार ने बहुत साथ दिया। एक अहम रोल मेरे बड़े भाई ने बहुत अदा किया था। उन्होंने अपना शॉप दुकान सब छोड़ दिया था मेरे पीछे। उन्होंने बहुत किया मेरे लिए, मेरे परिवार का हर मेंबर ने मेरे लिए बहुत किया। लेकिन मम्मी पापा तो करते ही हैं, लेकिन मेरे बड़े भाई ने बहुत किया था। बिल्कुल। बस फिर जब ये हुआ मेरे साथ, उनका भी फैमिली थी वैसे, ऐसा नहीं है, पर फिर भी तो जब ये सब हुआ, पर लास्ट में जाके दिल्ली एम्स में मेरा इलाज हुआ, वहाँ कंप्लीट हो गया और फिर मैं ठीक भी हो गई थी। फिर बाद में फिर से एक लगन जगी 5 साल बाद कि पापा मुझे पढ़ना है। पापा बोले बेटा क्या पढ़ोगे, 5 साल हो गए आपको। नहीं पापा मुझे पढ़ना है। मेरे पापा ने बोला तो फिर तुम पढ़ोगी तो तुम डेली कॉलेज जाके पढ़ोगी। हमने कहा ठीक है। मेरे पापा ने पता किया कि 3 साल के बाद में कॉलेज में आप शिक्षा रेगुलर नहीं ले सकते। मुझे बहुत दुख हुआ। फिर मैंने कहा पापा प्राइवेट। फिर पापा ने बोला 5 साल बाद प्राइवेट भी नहीं दे सकते। मैंने कहा नहीं मुझे पढ़ना है। तो बोले अब मैं कहाँ से लाऊं। फिर अचानक से मेरे पापा को, मेरे मामा जी को कॉल किया गया। मेरे मामा जी इसी एजुकेशन में काम करते थे। मतलब फिर उन्होंने बताया कि एक ये जो क्रॉसपॉन्डेंस होता है, हाँ जी, उससे आप दे सकते हो। बिल्कुल पूजा। आचार्य पूजा में आपके चैलेंजेस के बारे में जो बात कर रहे थे, जो अपना संघर्ष आप बता रहे थे, उसको हम थोड़ा जारी रखते हैं। यस। तो फिर मैंने जब इलाज हो गया था, सब कंप्लीट हो गया था, फिर जब करस्पॉन्डेंस से मैंने एग्ज़ाम दिया फर्स्ट ईयर 2004 में मैंने फर्स्ट ईयर किया। और उसके बाद में जो सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम नहीं हुआ था, उससे पहले मेरी शादी तय हो गई। उसके बाद में फिर एक ब्रेक लगा 10 साल का। फिर क्योंकि 2005 में शादी हुई थी, 2006 में बेटा हुआ, 8 में गुड़िया में बेटी हुई थी। और उसके बाद में बस आप जानते ही हैं, बच्चों के साथ में पढ़ना बहुत मुश्किल है, सब कुछ भूल ही गई थी ऐसा समझिए। लेकिन जब बच्चे स्कूल जाने लगे, उनको छोड़ के आती थी, जब टीचरों को मैं देखती थी, फिर से वो लगन, फिर से वो लगी, वो धुआं सा फिर से उठा कि मुझे पढ़ना है। अब मैं कैसे पढ़ूंगी। अब 2 बच्चे और लगा मतलब 2 साल का गैप, केवल 2.25 साल का। फिर मैं बड़ी परेशान। लेकिन फिर भी वो एक आग जैसे कि बहुत ज़्यादा जुनून चला हुआ था, बहुत ज़्यादा लगा हुआ था, करना है, कुछ तो करना है। उन टीचरों को, जब तक वो टीचर चले नहीं जाते थे तो मैं उनको मतलब जब देखती रहती थी, और जब वो बस में बैठ के चले जाते थे, जब मैं घर आती थी। बस धीरे धीरे करके गुड़िया 2nd में आई, बेटा 4th में आया। फिर मैंने बोला मुझे पढ़ना है। मैंने इनको बोला तो बोले कैसे पढ़ोगे, बच्चे हैं। फिर मैंने अपने पापा को बोला, पापा ने कैसे करके पॉसिबल करवाया। मैंने फिर से जब भोपाल में हमने किया, पता किया, तो वहाँ उन्होंने बोला कि आपको फर्स्ट ईयर दोबारा करना पड़ेगा, आप ऐसे कंटिन्यू नहीं कर सकते हो। हमने कहा फिर मेरे पापा ने मामा से फिर बात करी। मामा बोले अब पूजा पड़ेगी, अब तो मतलब 34 की एज हो रही है। हमने कहा उसका, पापा बोले उनका मन है, तो बोले ठीक है। और मैं अपने मामाओं को बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगी आज सबके बीच में। मेरे मामा जी ने बहुत किया मेरे लिए भी, उन्होंने बहुत साथ दिया मेरी पढ़ाई में। फिर वहाँ से मैंने बस पूरा जब ग्रेजुएशन हो गया, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में मेरे पास जब पूरे कागज़ आ गए थे, नेक्स्ट डे ही मेरे पापा एक्सपायर हो गए। फिर मेरी पढ़ाई में ब्रेक लगा। मैंने कहा अब नहीं होगा, अब कुछ नहीं होगा,
अब तो शायद बस ख़त्म। फिर मैंने फिर से उसे जारी, मेरे हस्बैंड ने करवाया। मैं अपने हस्बैंड का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी आज सबके बीच में। मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए बहुत किया, मेरी शिक्षा को जारी करवाया, मुझे बीएड करवाया। फिर मैंने आचार्य की उपाधि ली। आचार्य की उपाधि लेने के बाद मैंने जर्नलिज्म किया। आज फिर मैंने एमपी गवर्नमेंट में 2 साल जॉब किया, फिर सीबीएसई में 2 साल। आज मैं वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट पर हूँ अपने सीबीएसई स्कूल में। बिल्कुल, बहुत अच्छा जो आपने जिस तरीके से अपनी जर्नी बताया। यहाँ पे आचार्य पूजा मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने जैसे बताया कि बहुत सारे ट्रिक्स जो हैं आपने संस्कृत के बनाए, तो ऐसे कुछ ट्रिक्स हैं जो आप है ना साझा करना चाहते हैं, क्योंकि संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें लोग बड़ा डरते हैं। तो ऐसे कौन से आपने चौपाइयों को भी लेके कुछ जिक्र किया था, तो वो भी मैं जानना चाहूँगी। जैसे कि मैंने ट्रिक के बारे में आपको बताया था कि मैंने जो ट्रिक बनाई है बच्चों के लिए, जैसे कि जो विभक्तियों के लिए कारक की विभक्तियाँ होती हैं, कारक विभक्तियों के साथ में जो 7 विभक्तियाँ होती हैं, बच्चे जो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। और जैसे कि लकार होते हैं, तो लकार को बच्चे क्या समझ नहीं पाते, पहले क्या आएगा फिर बाद में क्या आएगा। तो एक मतलब जैसे कि जो फिल्मी गानों पे, तो जैसे लट लकार में प्रेजेंट टेंस जिसमें होता है, इंग्लिश में इसको प्रेजेंट टेंस कहते हैं, संस्कृत में इसको लट लकार कहते हैं और हिंदी में इसको वर्तमान काल कहते हैं। तीता अंति सीथा था, आमी आओ आम, आमी आओ आम। अब आपने भी पढ़ा होगा, आपको भी याद होगा, तो बच्चे इसको बहुत झूम झूम के इसको बहुत अच्छे से मतलब रट लेते हैं। और फिर उनको बताया जाता है कि कहाँ प्रथम पुरुष, पहली लाइन है तो प्रथम पुरुष है, फिर मध्यम पुरुष है, फिर उत्तम पुरुष है। तो बच्चे बहुत मतलब पहले उसको रटवा देते हैं अच्छे से, फिर उनको पहले तो बच्चे सोचते हैं हम इसको गा रहे हैं, उनको याद हो जाता है, मैम याद क्यों करा रहे हो। जब वो प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, जब वो आंसर्स निकालते हैं, तो बच्चे बड़े खुश होते हैं। तो अब जैसे संधियों की जो ट्रिक है, संधियों की ट्रिक जैसे बच्चों को स्वर संधि के जो भेद होते हैं 5, उनको याद नहीं होता है कौन कौन सी संधियाँ हैं, एग्जाम में भूल जाते हैं बच्चे, क्योंकि एक क्लास में सभी बच्चे एक जैसे तो होते ही नहीं हैं। तो उसके लिए एक ट्रिक बनाई हमने, घर पे ही बनाया था सब अपने आप ही। अयव्रगुदी, जैसे अयव्रगुदी में आ से बनता है अयादि संधि, या से बनता है यण संधि, आये व्र से बनता है वृद्धि संधि, व्र गुदी, गु से बनता है गुण संधि, और दी से बनता है दीर्घ संधि। तो इस तरह से बच्चों को सिर्फ आय वृगुदी याद रखना है, बाकी कुछ नहीं, और बच्चे फटाफट से संधियाँ वहाँ जाके जल्दी से कर देते हैं। बिल्कुल। अभी तक आपके YouTube चैनल पे कितने बच्चे जुड़ गए हैं, कितने लोगों को आप शिक्षित कर चुके हैं, और आपसे जुड़ने के लिए कैसे बच्चे आपसे जुड़ सकते हैं, ये भी बताइए। मेरा चैनल का नाम है जो पूजा महावर है। तो वैसे तो इस तरह से जब आप डालेंगे पूजा महावर तो चैनल आ जाएगा। इसके अलावा लाइव क्लास भी लगाती हूँ मैं बच्चों के लिए, और 1 साल के अंदर कोरोना में ही मैंने चैनल बनाया था, केवल 1 ईयर लगा था, प्रभु ने मेरा चैनल मोनेटाइज भी करवा दिया। और ये जो चैनल मैंने जो बनाया था ये बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि जब मैं स्कूल में पढ़ाती थी तो 35 मिनट का पीरियड मेरे लिए बहुत छोटा लगता था, मेरी जिज्ञासा पूर्ण नहीं होती थी। तो उसके लिए फिर जब सजेस्ट किया गया, मुझे नहीं पता था कि इस पर एक इनकम का भी सोर्स है, इस पर इनकम भी होती है, मुझे इस बात का बिल्कुल नहीं पता था। लेकिन आज जब इस चैनल पे मैं पढ़ाती हूँ, मैं घंटों घंटों तक लेक्चर लेती हूँ और अपनी जिज्ञासा को शांत करती हूँ। कोई वीडियो देखे ना देखे, वैसे बच्चे बहुत वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइबर्स भी 1 ईयर में ही हुए थे सारे, और मोनेटाइज भी हो चुका है। तो लेकिन मैं अपनी जिज्ञासा का जो पूर्ण जिज्ञासा होती है मेरी YouTube चैनल पर होती है, बच्चे भी बहुत खुश रहते हैं। जी जी बिल्कुल। अगेन वही ऑनलाइन की ही बात कर रहे हैं कि कैसे भी हम करके जो है शिक्षा जो है लोगों तक पहुंचा सकें, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, या हम किसी भी YouTube के माध्यम से पहुंचा रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचा रहे हैं, शिक्षा जो है घर घर तक पहुंचना, ये हमारा उद्देश्य है। आचार्य पूजा मैं आपसे, क्योंकि आपने जिस तरीके से अपने संघर्ष को इतने बखूबी आगे लेकर और एक मुकाम हासिल किया, और अब आप लोगों तक अपने जो भी आपने शिक्षा ग्रहण की उन लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो क्या महिलाएं, जो तमाम महिलाएं हमको अभी जो देख रही हैं, सुन रही हैं, आप उनको क्या कोई मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल देना चाहूँगी, और मेरी बहुत मतलब जिज्ञासा भी है इस चीज़ की। तो मैं मैसेज में 2-4 लाइनें कहना चाहूँगी, जो कि हमारे डायरेक्टर सर हैं SP जायसवाल सर, जिनके स्कूल में मैं अभी वाइस प्रिंसिपल हूँ। मुझे मौका मिला है तो आज मैं ज़रूर उन लाइनों को कहूँगी। श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा।
लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है, हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना ही खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है पर धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, और नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम भारत की बेटी हैं, हम भारत की बेटी हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा, ज़्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा, हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। बहुत अच्छी बात और बहुत अच्छा मैसेज इन पंक्तियों में छुपा था। मुझे लगता है कि अगर उसे गहराई से हम देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे तो सारा सार जो होता है संघर्ष का बहुत आसानी से सामने नज़र आएगा। बहुत अच्छी बात, क्योंकि आज हमने पूरे कार्यक्रम में सिर्फ पढ़ने और पढ़ाने की बात करी थी और सीखने की बात करी थी, और मुझे लगता है कि यही हमारा आधार भी होता है। अगर हम जितना पढ़ते हैं उतना ही इन चीज़ों को गेन करते हैं और समझने की और विवेक हमारे अंदर सबसे ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। आज हमने जो बातचीत करी थी भारत के साथ में, हमने बात करी थी एक शिक्षक आचार्य पूजा महावर से, जिन्होंने संस्कृत को लेकर एक नया आयाम दिया है और लोगों तक वो पहुंचा। समय निकाल कर है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।